आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। स्टैग्नेशन की जो पीरियड आई थी हमारे देश में जहाँ पे ऑलमोस्ट नो प्रोग्रेस, बल्कि हम निगेटिव में चले गए, तो उन सब चीजों के रीजंस देखने वाले हैं आज। ओके, इनके रीजंस क्या क्या थे। तो सबसे पहला हम कहते हैं जो सबसे बड़ा रीजन था वो था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के अंदर सबसे देखो गवर्नमेंट ने, अब जब भी मैं यहाँ इस चैप्टर में जब भी मैं गवर्नमेंट का नाम दूंगा तो आप अपने आप समझ जाना मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ या कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहा हूँ। ओके, इस चैप्टर में हम जब गवर्नमेंट वर्ड का यूज करेंगे वो समझ लो कॉलोनियल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट नहीं लिखोगे, ऑब्वियसली कॉलोनियल गवर्नमेंट लिखोगे, पर अगर मेरे मुंह से कोई भी गवर्नमेंट निकलता है तो ब्रिटिश रूल और कॉलोनियल गवर्नमेंट की बात हो रही है। ओके, नाउ तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में सब क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया नेम्ड एज लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जिसके अंदर इसको हम जमींदारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जमींदारी सिस्टम के नाम से भी इसको जानते हैं। इस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जमींदारों को लैंड का ऑनर बना दिया। ठीक, गांव के गांव इनको दे दिए और इनसे कहा आप हमें रेंट के तौर पे, ठीक, या सॉरी आप हमें टैक्सेस पे करेंगे, स्पेसिफाइड सम ऑफ रेवेन्यू जो भी है वो कॉलोनियल गवर्नमेंट को पे होगा, और उसके बाद आप जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, रेवेन्यू है, सब आप अपने पास रख लो। तो इससे सिर्फ इस सिस्टम में सिर्फ दो ही लोगों का बेनिफिट हुआ, एक कॉलोनियल गवर्नमेंट, दूसरा जमींदारों का। किसानों को कोई यहाँ से बेनिफिट नहीं मिला है ना, क्योंकि ना जमींदारों ने ही ना ही गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर सिस्टम को या एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने की कोशिश नहीं की। उनका फोकस खुद के लेजर पे था। जमींदारों का जो फोकस था वो खुद के जीवन पे, यानी आराम से रहे, मजे में रहे, ऐशो आराम में रहे। ठीक, और कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो फोकस था वो आपको पता है कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर फोकस था कि यहाँ से मटेरियल, रॉ मटेरियल मिले और उसको हम ब्रिटेन के डेवलपमेंट में यूज कर सके। उनका फोकस वहां था। They did not focus on developing the agriculture sector. Hence, it remained underdeveloped during the colonial government. इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अंडर डेवलप्ड रह गया। जमींदारी सिस्टम के अंदर ये हो गया। ओके, ये पूरा पॉइंट मैंने समझा दिया आपको। ये सारी बातें आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगी। जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सारे आपको मिलेंगी, इसलिए मैं लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, समझा रहा हूं मैं आपको, वर्ड टू वर्ड एक चीज समझा रहा हूं। ओके, नेक्स्ट है हाई डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून। ठीक, even today there are several villages which are dependent on monsoon. Even today, even after Indian government is trying its hard to develop the condition of farmers, है ना, और एटलीस्ट मॉनसून के ऊपर उनको डिपेंडेंट ना रहना पड़े किसानों को हमारे देश में।
बहुत हद तक अचीव कर लिया है, पर अभी भी कुछ गांव ऐसे हैं डीप जहां पे अभी भी किसान जो है मानसून पर डिपेंडेंट है। लेकिन पुराने जमाने में या ब्रिटिश रूल जब था, कॉलोनियल पीरियड था, तो इंडियन एग्रीकल्चर was heavily dependent on monsoon. इरिगेशन फैसिलिटीज को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं किया गया। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जमींदारी सिस्टम हुआ, और जमींदारी सिस्टम का मेन जो फोकस था वो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करने से, किसानों का डेवलपमेंट में उसमें कोई भी फोकस नहीं था, है ना। तो हाई मॉनसून डिपेंडेंसी की वजह से जो इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव नहीं किया गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एग्रीकल्चर में नहीं की गई, एज अ रिजल्ट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो धीरे धीरे लो होता चला गया, है ना। तो किसानों के ऊपर दोहरी मार पड़ी। कैसे? एक तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उनसे उनकी जमीन नहीं है, उस लैंड पे काम करने के लिए कैसे उनको रेंट पे करना पड़ता था। रेंट पे कैसे करते थे? कॉर्प के तौर पे रेंट पे करते थे, और रेंट के नाम पे जमींदार सारी की सारी कॉर्प ले जाते थे। जो फसल होती थी सारी फसल वो ले जाते थे रेंट के नाम पे। दूसरा, प्रोडक्टिविटी बहुत लो होने की वजह से, सूखा पड़ जाने की वजह से या बाढ़ आ जाने की वजह से प्रोडक्टिविटी और भी लो होती थी, और इस वजह से किसानों की स्थिति या उनकी सिचुएशन और भी वर्स खराब होती चली गई। तीसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज। जितने भी पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे रिसोर्सेज कौन कौन से, हम कहते हैं कि भाई लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जो हमने पढ़ा हुआ लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम में रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, एंड नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर, जैसे आप बोलते हो ना, नेग्लिजिबल यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, fertilizers led to worst condition for farmers। तो हम कह रहे हैं कि इन सब वजहों से हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर की सिचुएशन थी वो और खराब होती चली गई। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से और किसानों को प्रॉब्लम फेस हो रही थी, और फर्टिलाइजर का बिल्कुल भी यूज नहीं होता था क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं था, पैसे ही नहीं बचते थे, इन्वेस्टमेंट ही करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो कहां से करेंगे, है ना। इसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर और खराब हो गया। फोर्थ हमारे पास है, लास्ट पॉइंट हमारा, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन का मतलब ये होता है जहां पे हम कहते हैं शिफ्ट होता है, शिफ्ट फ्रॉम कहां से शिफ्ट हो रहे हैं? फूड ग्रेन
यानी जो फूड क्रॉप्स थी, जो सर्वाइवल और सस्टेनेबिलिटी के लिए फार्मर किया करते थे, फूड ग्रेन से शिफ्ट हुआ कैश क्रॉप्स पे। मैंने क्या लिख दिया मैंने, ठीक, पहले मैंने लिखा था क्या, छोड़ो, फूड ग्रेन शिफ्ट फ्रॉम कैश क्रॉप। तो किसानों को मजबूर किया गया कि वो फूड ग्रेन को छोड़कर कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करें। अब फूड ग्रेन जैसे आपकी क्या हो गए, जैसे राइस, व्हीट, ठीक, पल्सेस, दालें वगैरह, है ना, और भी जो भी आपको फूड फूड आपको याद आता है, फूड ग्रेन से याद आते हैं, वो सारे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। कैश क्रॉप्स क्रॉप्स कौन कौन सी हो गई आपकी, मैंने पहले ही बताया है, जैसे कि इंडिको, जिसे आप हिंदी में नील के नाम से जानते हो, टी एंड कॉफी, और जो उसमें अफीम वगैरह भी, बीट वगैरह भी, इनको सिल्क वगैरह, जो सिल्क वगैरह है, जूट जिसे हम बोलते हैं, कपास वगैरह, इनको भी कैश क्रॉप, इनको भी मजबूर किया गया इनको उगाने के लिए, है ना, इनको उगाने के लिए मजबूर किया गया किसानों को। पहले क्या होता था कि जब किसानों के पास एटलीस्ट जब फूड ग्रेन होते थे तो इसी से वो अपनी सस्टेनेबिलिटी और सर्वाइवल कर पाते थे। लेकिन जब कैश क्रॉप के लिए मजबूर कर दिया गया तो किसानों को पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था, है ना। ये सारी खेती उनसे एक तरह से छीन ली जाती थी अंडर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसको बेच के वो पैसा भी नहीं कमा पाते थे और खा तो सकते ही नहीं, कौन कितनी चाय पिएगा, नील का क्या करेगा इंसान, जूट कपास का क्या करेगा, अफीम का क्या करेगा, है ना। इसकी वजह से हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर और डाउन होता चला गया, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर अपनी मीनिंग थोड़ी सी लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू मेंटेन द continuous cheap supply of raw materials from India. The colonial government forced Indian farmers to grow सर मैं लीव कर रही हूँ क्लास। commercial crops. They forced Indian farmers to grow commercial crops such as, जो मैंने एग्जांपल लिए ना, ये इंडिगो, टी, कॉफी, यही सारे आप लिख सकते हो यहाँ पे, है ना, such as इंडिगो, टी एंड कॉफी, instead of food grains. तो अब इंडस्ट्री सेक्टर करते हैं हम लोग। इंडस्ट्री सेक्टर में हमारा जो मेन जो बिजनेस था इंडिया का बिफोर कॉलोनियल रूल, हमारा सबसे ज्यादा जो मेन बिजनेस था वो था हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, which was widely accepted
ऑल ओवर द वर्ल्ड। वाइडली का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हमारी हैंडक्राफ्ट बिजनेस की डिमांड थी और बहुत ही यूनिक बिजनेस था हमारा। लेकिन जब कॉलोनियल पीरियड आया तो उसको हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया हमारे देश में। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हमारे देश में जो इंडस्ट्री सेक्टर इंप्रूव यानी डेवलप करने के बजाय और उसे पीछे ले गए। तो कैसे किया? तो हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्री पॉलिसी फॉलो करी जहां पे उन्होंने इंडिया से रॉ मटेरियल जो सप्लाई हो रहे थे उस पे ऑलमोस्ट फ्री एक्सपोर्ट ड्यूटी कर दी, फ्री ऑफ ड्यूटी कर दिया। और वहां से उन्हीं रॉ मटेरियल का यूज करके जो ब्रिटेन में इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है उसको इंडिया में इंडियन मार्केट में एज अ फिनिश गुड्स लेके आया जा रहा है और अगेन उसके ऊपर कोई इंपोर्ट ड्यूटी या नेग्लिजिबल इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है। और इस वजह से ये जो फिनिश गुड्स थे वे बहुत ही चीप रेट में इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि रॉ मटेरियल पे ऑलमोस्ट उनको कोई कॉस्ट इनकर नहीं हो रही है ना, और फिनिश गुड्स जो लेके आ रहे हैं यहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह भी, टैक्सेस वगैरह भी उस पर पे नहीं करने पड़ रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए ये बहुत जल्दी तैयार हो रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, हैंडक्राफ्ट बिजनेस था हमारे देश का वेल डेवलप, वो धीरे धीरे कम होता चला गया, क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट से, फिनिश गुड से ये कंपीट नहीं कर पाए। एक और चीज यहाँ पे हुई इसी पॉलिसी, इसी सिस्टम के अंदर, कि कॉलोनियल रूल ने हमारे जो हैंडक्राफ्ट गुड्स थे, प्रोडक्ट्स थे, इन पे टैक्स बहुत ज्यादा इंपोज करा। इस वजह से हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत हाई रेट पे हो गए, उनका रेट बढ़ गया और इस वजह से भी हमारे प्रोडक्ट्स, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की डिमांड धीरे धीरे कम हो गई। इसी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा डिक्लाइन होता चला गया और एट द एंड ऑफ द डे, या हम कह सकें या यूं कहें कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो पोजीशन थी वो बहुत ही वर्स्ट थी। तो इस बात को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। colonial government followed an industrial policy which made India a mere, मात्र जिसे हम कहते हैं mere supplier of raw materials, and a market for finished goods. इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। For finished goods for British industries, है ना। तो बेसिकली क्या होता था, इसको मैं एक छोटे से डायग्राम से समझा सकता हूं कि सपोज ये जो इंडिया और हम यहाँ कह रहे हैं ब्रिटेन,
कॉटन और सिल्क जो है ठीक यहां से यहां जा रहा था, तो हम कह सकते हैं कि इंडिया का क्या कर रहा था, इंडिया कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल ठीक, कहां से कहां, इंडिया से ब्रिटेन की तरफ, और वहां से क्या आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ्स, है ना, ये आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ब्रिटेन से इंडिया आ रहे हैं, इंडिया आ रहे हैं। इसको क्या बोल दिया हमने, इसको हमने बोल दिया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इंडिया कर रहा है इंपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तो डायग्राम से आप अपनी सारी बात समझ सकते हो, है ना। और क्या किया इन्होंने, डिक्लाइन इन द इंडियन हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री, तो ये बात तो हमने समझ ली कि ड्यूरिंग द 18th century demand for handcraft products was high, क्योंकि इस दौरान प्रिंसली कोर्ट वगैरह सिस्टम चलता था, राजाओं महाराजाओं वाला जिसमें आप कहते हैं, मुगल्स वगैरह थे, तो ऐसे जो राजाओं महाराजा और जो मुगल्स थे, जो दरबार सिस्टम जो लगता था, यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारियों को और इनको राजाओं महाराजा, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना, प्रोत्साहित करते थे, इनकरेज करते थे कि बड़े बड़े व्यापारी अपना अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया प्रोड्यूस हाथ से बने हुए लेके आते थे, और इसके बदले राजा महाराजा लोग उनको इनाम देते थे, उनको बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते थे उनको। दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी, है ना। तो प्रोडक्ट्स वाज हाई इन बोथ मतलब डोमेस्टिक, अब हम लोगों ने डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट सबके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, आपको पता है, एंड इंटरनेशनल मार्केट्स लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, however the policies introduced by the colonial government significantly reduce the demand for handcraft प्रोडक्ट्स। ये बड़ा हमने इंट्रोडक्शन लिख लिया, मान लो अभी इंट्रोडक्शन लिखने को आए, वापस से अपने क्वेश्चन अपने आंसर को शुरुआत करोगे, इंट्रोडक्शन लिख लिया हमने, रीजंस क्या थे,
रीजंस फॉर डेविस्टेशन, बर्बादी जिसे हम बोलते हैं, डिस्ट्रक्शन, devastation of handicraft industries during the British rule. ठीक, हम क्या कर रहे हैं, रीजन पढ़ रहे हैं। तो पहला रीजन क्या हो सकता है कि भाई बायस्ड टैरिफ पॉलिसी, है ना, बायस्ड टैरिफ पॉलिसी फॉलो की गई। देखो, बायस्ड का मतलब होता है कि अगर आपका पर्सनल ओपिनियन, है ना, बायस का मतलब समझ लो, फिर टैरिफ पॉलिसी का मतलब समझ लेना। पर्सनल ओपिनियन, किसी एक मैटर या किसी पर्सन या ओपिनियन की तरफ आपका झुकाव हो, तो बायस का मतलब ये होता है कि जो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हो, यानी आपका पर्सनल इंटरेस्ट से इन्फ्लुएंस हो कि अगर आप कोई डिसीजन लो। ओके, तो बायस टैरिफ पॉलिसी होती है। तो बायस टैरिफ पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक तरफ से जो रॉ मटेरियल की तरफ, रॉ मटेरियल जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ड्यूटी नहीं लगाई, चीप रेट पे एक्सपोर्ट कर दिया। वहां से जो मशीन में सॉरी फिनिश गुड्स वहां से जो आए उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लिया गवर्नमेंट ने। दूसरी तरफ जो हैंडक्राफ्ट बिजनेस था उस पे जो टैक्स उन्होंने बहुत ज्यादा हाई रेट लगा दिया, हाई टैरिफ्स लगा दिया एक्सपोर्ट पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये क्या हो गया, ये बायस टैरिफ पॉलिसी हो गई ना। यानी गवर्नमेंट का, कॉलोनियल गवर्नमेंट का जो झुकाव था, जो पर्सनल इंटरेस्ट क्या था कि जो रॉ मटेरियल है वो चीप क्वालिटी में जाए, वहां से फिनिश प्रोडक्ट। ओके, तो हमने बायस टैरिफ पॉलिसी को समझ लिया कि जहां पे हमारा पर्सनल इंटरेस्ट डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करे तो उसको बायस बोलते हैं। और टैरिफ पॉलिसी में वही कॉलोनियल गवर्नमेंट का पर्सनल इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस था। चीप प्रोडक्ट यहां से रॉ मटेरियल लेके यहां से गए, फिनिश प्रोडक्ट्स वहां से लेके आए चीप एकदम रेट पे, बिकॉज ऑफ उन्होंने टैक्स जो था वो बहुत कम लगा रखा है, ऑलमोस्ट नील टैक्स रेट था। और इसी के उलट जो हैंडक्राफ्ट बिजनेस था उसके ऊपर बहुत ही हाई टैरिफ लगा रखा था ऑन एक्सपोर्ट्स, इंडियन गुड्स, इंडियन हैंडक्राफ्ट गुड्स। इस वजह से हमारे हैंडक्राफ्ट बिजनेस और प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत एक्सपेंसिव हो गए। अनफेयर कंपटीशन, एज यू नो, जो हैंडक्राफ्ट बिजनेस हाथ से बन रहा है तो उसमें टाइम लगता है और ये यूजुअली इन पे लेबर ज्यादा है तो इसलिए इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है। इसी के अगेंस्ट जो मशीन मेड प्रोडक्ट हैं, they were being made in no time और बहुत जल्दी तैयार हो रहे हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में तैयार हो रहे हैं और बहुत ही मशीन से बन रहे हैं तो एक्यूरेट भी होते थे। इसकी वजह से भी हैंडक्राफ्ट बिजनेस मशीन मेड प्रोडक्ट से compete नहीं कर पाया। ये भी एक वजह थी कि हमारा हैंडक्राफ्ट बिजनेस डेवास्टेटेड होता चला गया, खराब होता चला गया, उसकी डिस्ट्रक्शन होती चली गई। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो मैंने प्रिंसली कोर्ट की बात करी, राजाओं महाराजाओं की जो हम बात करी, तो हम कह रहे हैं डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। डिसअपीयर का मतलब गायब हो जाना। तो जब अंग्रेज आए तो धीरे धीरे जो राजाओं महाराजाओं का जो राज था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। राइट, लास्ट हमारे पास क्या है, वेस्टर्न लाइफस्टाइल। वेस्टर्न लाइफस्टाइल को प्रमोट किया गया, है ना। और इस वजह से
क्योंकि देखो नया कल्चर आया, अरे पैंट शर्ट पहन के निकलोगे राजा बाबू लोगोगे, तो आपको एक तरह से ये कहा गया, मतलब दिखाया गया कि अगर आप पैंट शर्ट पहन के निकलोगे तो हम कहेंगे कि आप अंग्रेजों में या अंग्रेज कम्युनिटी में या ब्रिटिश कम्युनिटी में आप एक्सेप्टेड हो, है ना। आज भी हम लोग जब जो इतना ज्यादा शिफ्ट हो गया, ये शिफ्ट इसीलिए हुआ है कि हम वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा मोटिवेटेड है, अपने खुद के कल्चर से नहीं इतने मोटिवेटेड है जितने हम वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा मोटिवेटेड है। इसलिए हम बातें भी वैसे करते हैं, हमारी सोच भी वैसे होती चली गई है। यही वजह है कि हम इतने सारे फ्लॉज से गुजर रहे हैं। खैर, तो वेस्टर्न लाइफस्टाइल और वेस्टर्न कल्चर के अडैप्टेशन से भी, और ये कहां शुरू हुआ, जमींदारों से शुरू हुआ। जो जमींदार वगैरह थे वो इन गुड्स की डिमांड करते थे, जो पैंट शर्ट पहन के निकलेंगे तो अपने आप को अंग्रेज समझते हैं कि हम उनके बराबर है। तो ये मेंटेलिटी की वजह से भी हमारे देश में हैंडक्राफ्ट, जो हैंडमेड प्रोडक्ट से बिजनेस था, इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, है ना। ओके, ये सारी बातें मेरे नोट्स में लिखी हुई हैं, एक्सप्लेन करी हुई हैं।